अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में मैं हूं आमना जंजुआ। में साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा। आज के अहम डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कौमी असम्बली दाखिला कमेटी में नून लीग और पीपल्स पार्टी में शदीद तलखलामी हुई। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को खैराती अक्सरियत का ताना देते हुए हुकूमत गिराने की धमकी लगा दी। नबील गबोल एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इस्लामाबाद में बनने वाले नए प्रोजेक्ट के नाकिस होने का राज खुल गया। जरताज गुल की CDA अफसरान पर चढ़ाई। दूसरी तरफ सेनेट खजाना कमेटी में सेनेटर अफनान उल्ला ने FBR पर सियासी बुनियाद पर मुकदमा बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कमेटी इजलासों के एक्सक्लूसिव तफसीलात जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। इसके अलावा एहतजाजी तहरीक ना शुरू होने पर बानी PTI पार्टी रहनुमाओं पर शदीद बरहम। रिहा होने के बाद तहरीक में हिस्सा न लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। बानी का बेटों को भी सियासत में उतारने का फैसला। एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की खबरें। दूसरी तरफ ब्लोर खानदान ने ANP से राहें जुदा कर ली। समर ब्लोर नून लीग में शामिल। इन तमाम सियासी मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी। महंगाई का तूफान चीनी अवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। हुकूमत चीनी की कीमत में होने वाले मुसलसल इजाफे को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। इस अहम इशू पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके एक बार फिर एहतजाजी तहरीक की बातें हो रही हैं। ऑन ग्राउंड कुछ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब बानी PTI ने भी कहा है कि जो लोग इस एहतजाज का बोझ नहीं उठा सकते वो साइड पर हो जाएं। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो PTI में लोग मौजूद हैं वो ये बोझ उठा सकते हैं? देखिए जी, ऐसे ये है कि अब पता नहीं खान साहब के जहन पे क्या चीज़ सवार है। वो बेचारे 2 साल से जेल के अंदर पड़े हैं और उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हुई हैं, क्या नए नफ्सियाती जो उनके अंदर एक कोई हिजान है, दबाव है, नहीं है, और वो हालात को किस तरह देख रहे हैं। खबरें उनको सही पहुँच रही नहीं पहुँच रही, क्योंकि उनको जो लोग खबरें पहुँचाने वाले हैं वो भी कोई पोलिटिकल को मैच्योर लोग तो है नहीं। और वो एक एक्साइटमेंट के अंदर और एक जो जिसको कहना चाहिए कि अल्लाह शेरी वाली खबरें देते हैं, वहाँ से उनके अंदर एक और चीज़ बनती होगी और वो एक उसके अंदर वो समझते होंगे कि जब चाहिए मंत्र काम आ जाए। मेरा अपना ख्याल है कि देखें, इमरान खान साहब के पास बड़ा रिच एक्सपीरियंस है तहरीक चलाने का। बस वो पिछले 3 सालों में 10 अप्रैल से जब वो इक़्तिदार से अलहदा हुए तो 15 अप्रैल उन्होंने पेशावर जलसा किया और पेशावर जलसे के बाद उन्हें 40 जलसे लगातार रोजाना की बुनियाद पे पूरे पंजाब में, KP में, बल्कि सराज में, सिंध में, हर जगह जाकर जलसे किए। और वो ये उनका मकसद एक ही था कि जी मैं आपको लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहा हूँ और जब दूँ तो 30 लाख बंदा लेकर इस्लामाबाद आऊँगा। पेशावर में वो जाकर बैठ गया, मुल्तान से फारिग होकर आखिरी जलसा मुल्तान किया और वो 20 तारीख को पेशावर आके विराजमान हुए और 22 तारीख को उन्होंने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने कहा जी 25 तारीख को यहाँ से निकल रहा हूँ। अब ज़ाहिर है पूरी हुकूमत KP की उनके रहमो करम पे थी, उनके डिस्पोजल पे थी और बाकी भी मेरा ख्याल है कि वो जितने जलसे थे, मेरा तो अपना एक अकीदा है, अपना एक फिक्र है, उसके तहत वो सारे जलसे पीछे से फैज़ हमीद साहब और ये वो लोग जो थे जो जनाब बाजवा चूँकि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे तो इनको हलाशरी दे रहे थे, तो उनको उनकी सारी की सारी हिमायत भी हासिल थी। वो पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी तक KP की हद तक तो बिल्कुल ऐसा था कि सारा कुछ उनके रहमो करम पे था। फिर उन्होंने 30 लाख बंदा लेके आना था। 26 मई को जब पहुंचे उनकी अपनी वलवला अंगेज क़यादत के नीचे तो वहाँ पे क्या था कि कहते हैं जिस माल के ताजर थे वो माल नदारत। आप सामने जब आए तो 26 तारीख की सुबह को तो 3-4 हज़ार बंदा नहीं था, कहाँ 30 लाख, कहाँ 3-4 हज़ार। और वो जिसमें आप मशहूर था कि कासिम सूरी साहब ने कहा था खान साहब मजबूत चाहते थे, वो सारी बातें इसलिए हुई थी कि अब वो कुछ था ही ना। खान साहब के पास उस वक्त क्लूलेस थे। मुझे तरस आया कि उनको कहने को कुछ नहीं था और वो ये कह रहे थे मैं फिर आऊँगा 4-5 दिन बाद। ये होती है चीज़ें कि जिसमें पता चलता है कि इंसान जो है वो हिकमत अमली और इनसे बिल्कुल जक्सर आरी खाली, कुछ उनको पता ही नहीं आगे क्या करना है। अब वो बाकी को छोड़े कि जेल बोर्ड तहरीक, रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़र 26 नवंबर को रावलपिंडी में उन्होंने आसिम मुनीर जो परमानेंट रुकवानी है, इन सबको छोड़े
अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी पिछले साल आपने बैक टू बैक बिटवीन सितंबर अक्टूबर जो है नवंबर, आपने कुछ 4 दफा इस्लामाबाद पे डी चौक आने की कोशिश की। इन्हीं इजाज़त टीवी के साथ यही वेरिएबल्स थे। अब क्या फर्क पड़ेगा खान साहब? बल्कि मैं एक और चीज उसके इजाफे हुए वो ये हुए हैं कि हकीकत यह है कि जिसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सारे तजिया करार जो है ये तजिया करने वाले जितने लोग हैं क्योंकि उस बात में मुतफिक हैं, और क्योंकि हम राय आमा को देख के उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्लासर साहब हमें बाद में रहनुमाई करेंगे कि खान साहब की बहरहाल वो मकबूलियत नहीं है या कम से कम एक उनके पास उनकी जो साख है, जो सियासी साख है, वो नहीं है जो आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले थी। फिर आप दूसरे चीज फैक्टर ले ले, पहले जब जलसा कर रहे थे तो एस्टेब्लिशमेंट की जो साख थी वो बिल्कुल टक्के टोकरी हो रही थी। बड़ा लफ्ज सस्ता सा, लेकिन मैं हकीकत ये किसी वजाहत के लिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल रुल गई थी। और सोशल मीडिया ब्रिगेड जो था पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ था। अब 10 मई की इतनी बड़ी वाक़े के बाद, जीत के बाद और यक के बाद दी गई, इवन ईरान का जो वाक़ है उसने भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट को खतरा पैदा दिया। अब एक तरफ उनकी साख बढ़ी हुई है, वेरिएबल अगर तब्दील हुए हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के हक में वो वेरिएबल तब्दील हुए हैं, और जो पुराने वेरिएबल्स हैं वो खान साहब के अगर वो भी होते हैं तो नतीजा वही निकलता है, पहले निकल रहा था, वो भी खान साहब के हक में जो थे वो नीचे चले गए हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये करके क्या करना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन है, कोई गुस्सा है, अपनी पार्टी के ऊपर है। मैं तो कहता है ना कि सोच के और ये फिक्र करता हूँ कि आखिर प्रेसिडेंट पे क्या होगा। बहुत बड़ा उन्होंने किया, उनकी हमशीरा ने कहा कि जी वो उनके बेटे आएंगे। अब देखिए ये पे आते हैं बेटों पे आते हैं, वो आपसे तफसील से उन पे बात करते हैं। उससे पहले ये सवाल पैदा होता है, आपने अपनी गुफ्तगू में जो थोड़ा सा वो दिया है, एनालिसिस किया है कि लोग अब या तो थक गए हैं, पार्टी थक गई है, कोई तितर बितर हो गए, कोई हुकूमती कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई एजेंसीज के दबाव, थाना कचहरी, छापे, गिरफ्तारियाँ, वो भी हमने चीज़ें देखी हैं कि इंसान है साफ ज़रा कोई पित्तल के तो बने हुए लोग नहीं हैं, गोश्त पोश के हैं, तो उन पर अगर तशद्दुद सब कुछ हुआ। आपकी क्या रीडिंग है कि वो खान साहब की इन पॉलिसी से उनका फॉलोअर्स डिसअपॉइंट हो गया है, मायूस हो गया है, या इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमतों की उन पर जुल्म तशद्दुद जो है वो बढ़ गया है कि वो घर बैठ गया है, या लोग थक गए हैं कि यार कुछ होना तो नहीं है, जैसे तैसे थी दाबड़ गुजरनी कर करा के 45 हो या 47 उन्होंने हुकूमतें बना ली हैं, अब खान साहब को हम नहीं वापस ला सकते। तो ये कोई इस तरह की फीलिंग्स आप कैसे देखते हैं सर इसको? बढ़िया आपने जबरदस्त बात की है। ये जाविया जो है अमूमन कई जगह मैंने देखा कि इसको कोई नहीं डिस्कस करता, ये एस्पेक्ट ये बड़ा देखो ये साथ साथ बिल्टअप हो रहा होता है। वो एक लफ्ज तो बड़ा किसी और काम के लिए है, लेकिन वो यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नाकामी जो होती है वो यतीम होती है और कामयाबी जो होती है वो हर बंदा कहता है ये मेरा जो है मेरी ये वारदात है। अब आप अंदाजा लगाएं कि खान साहब जो है कि जो लोग हैं ना, अब ये जो नाकामी हुई है ना, तो इसके अंदर एक ब्लेम गेम शुरू हो गई। उस ब्लेम गेम ने अलग तरीके से तरीके इंसाफ को अंदर से खोखला करके रख दिया है। और ब्लेम गेम ये है कि जी मैं तो अली अमीन गन्नापुर ने ये खामी कर दी, उमर अयूब साहब ने ये कर दिया जी, फैमिली ने अगर यहाँ दखल ना दे दी, ये एसोसिएशन के साथ मिला हुआ है जी, ये रात को जरा मीटिंग करते हैं जी, इनके ये अली अमीन गन्नापुर तो है एसोसिएशन का आदमी जी, खान साहब के साथ धोखा हो गया, वारदात हो गई है, ये अली गौर जो है ये हमारा आदमी नहीं है, एसोसिएशन के पास हमारी पार्टी है। आज भी मैंने देखा, आज था या कल उनकी बहन जब खड़ी थी तो हकीकत यह कि मुझे तकलीफ हुई कि क्योंकि उनके पास ऐसी नो नहीं है ना, उनको पता होता है, वो ज़ाहिर है वैसे अक्ल है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा समझदार खातून है, लेकिन वहाँ पे वो उन्होंने तहरीक इंसाफ की अपनी गुफ्तगू से जितना नुकसान उन्होंने पहुँचाया तहरीक इंसाफ को, मेरे नहीं ख्याल के तहरीक इंसाफ को इतना नुकसान हुकूमत ने या शहर में मिलकर पहुँचाया हो। उन्होंने पूरी तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद किया और साथ बताया कि अब हमारे यहाँ पे क्या होगा कि उनके बेटे आएंगे और बेटे आने के बाद जो है वो यानी कि वो अब फर्ज क्या वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें ये है कि इन्होंने कल की गुफ्तगू ने
कोई हुकूमत के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है नहीं किया, इलेक्शन पे तो क्या होना वो तो कभी हो सकता ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की अब माइंड सेट है कि उन्होंने प्रेशर ले लिया, इसका मतलब है कि उनका बुनियादी जो कोर उनका जो उनके जो थॉट्स है वो अंडरमाइन हो गया। वो इंडिया के जो है 200 जहाजों का प्रेशर नहीं लिया जो पाकिस्तान को तबाह कर सकते थे, और इनकी किस्मत जो थी पहली दफा जो है टेस्ट आई थी कि खुदा ना खासा पाकिस्तान हार जाता तो इनको सच छुपाने की जगह ना मिलती। अब वो वहां पे आप उनको प्रेशर देते हो, वो तो लेते नहीं है। अब आपने उसके सिवाय इसके अपनी पार्टी को ह्यूमिलिएट किया लोगों के अंदर, आपने अपनी पार्टी को अंडरमाइन किया है। आपने कहा इमरान खान बाहर आके निकाल देंगे। अब इतना लंबा सफर करने की जरूरत है कि पहले इमरान खान साहब बाहर आएंगे, अब वो भी तय करना पड़ेगा इमरान साहब कब बाहर आएंगे, क्योंकि खुद उनके अंदर बड़ी मायूसी है। अब उनको यही नहीं पता कि तहरीक किसके लिए चल रही। पहली दफा जिंदगी में, चलो अच्छा हुआ है मेरे बेटे का भी नाम उन्होंने ले लिया। मैं तो तरस किया था कि मेरे बेटे को भी कोई नोटिस करेंगे जी, वो भी पढ़ा है। सिवाय तहरीक इंसाफ के बेचारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने 2-4 वो तो खैर बहुत नाम लेते रहते हैं, लेकिन इस मौके पे आज तक सिवाय इमरान खान के अलावा लगता था जो बंदा कैद भी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बयान दिया कि 10,000 बंदे के खिलाफ मुकदमा कायम हुए, 10,000 बंदों के खिलाफ, और पता नहीं हजारों बंदे पकड़े गए थे, किसी का नाम ही नहीं लिया। तो ये जो सूरत हाल है जी कि आपने भी बड़ी अहम बात हो चुकी है और उस पर ब्लेम हुए हैं, उसके ऊपर अदम एतमाद जो हुए साहब, ये पार्टी अब जो है ना वो नहीं कुछ कर सकती। अच्छा, आपने बड़ी अहम बातें की हैं सर। 2 चीज़ें जो मेरे जहन में भी यही रहता है, बहुत से लोग नहीं एग्री करेंगे लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। कल परसों भी बात हो रही थी शो में कि इस वक्त पीटीआई जो सबसे बड़े क्राइसिस का शिकार है, डिवीजन है, इनफाइटिंग है, एक दूसरे के गिरबानें पकड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, ये फलां का टाउट है, ये एजेंट है, ये उनके साथ मिला हुआ है, बला बला चीज़ें। इसके बाद हमने देखा बुशरा साहबा और अलीमा खान साहबा का इसमें कितना हाथ समझते हैं, क्योंकि दोनों ने पार्टी को चलाया, दोनों को तजर्बा नहीं था। उन्होंने पार्टी के लोगों को जिस तरह हैंडल किया, डील किया, उनके बारे में सख्त ज़बान इस्तेमाल की। बुशरा साहबा ने तो इवन उन सलमान अकरम राजा साहब और ये हामिद रजा साहब को मतलब है उन्होंने बुरे अल्फाज कहे थे, गाली तो नहीं कहूँगा मैं। इसी तरह हमने देखा अलीमा खान साहबा भी खुल के बात करती हैं और बड़ी सख्त बात करती हैं। उन्होंने गंडापुर साहब पे कहा कि उन्होंने इमरान खान को माइनस कर दिया, जिसको गंडापुर ने अगले दिन और अपनी सख्त बातें की। आप कितना जिम्मेदार समझती हैं पार्टी की मौजूदा हालात का? बाकी को तो छोड़ देते एक मिनट के लिए। बुशरा साहब और अलीमा खान साहबा के हाथ में जब से मामला आए, पार्टी बेहतर हुई है या खराबी की तरफ गई है? देखिए, मेरे नहीं ख्याल कि हम दोनों को मिला सकते हैं। अलीमा साहबा के हाथ में ना मामला थे ना हैं। अब ये कि जेल के बाहर आके और खान साहब के बयान को बयान करना, जाहिर है कि उनके पास सियासी चूंकि तजर्बा नहीं है तो पता नहीं हो सकता है कि उस तरीके से वो बयान कर सकती है, कर सकते नहीं, या खान साहब क्या पैगाम भेजना चाहते होंगे और वो आगे उनके पास आके तो वो क्या कौन सा रुख इख्तियार कर जाते हैं, उसके अंदर इंटेंसिटी ज्यादा आ जाती है, नरमी आ जाती है, सख्ती आ जाती है। ये एक और चीज है। अलीमा खान साहब की कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसमें पार्टी चलाने वाली बात हो, कोई एक चीज ही नहीं ना, बल्कि वो तो इतनी बेबसी शो करते हैं कि ये पार्टी करेगी, पार्टी का पता है। हाँ, बुशरा साहब ने जैसी वो जेल से निकली तो उन्होंने जाके सीधी केपी में बैठ के तो पार्टी चलानी शुरू कर दी, और फिर उन्होंने उस लिहाज से अपने जो भी चीजें थी अहकामात भी दिए, फिर जो है डी चौक भी आई। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि खान साहब की चूंकि वारिसगी का यह आलम होता है कि वो या किसी के हक में होते हैं या मुखालफ होते हैं, कोई उनका ग्रे एरिया नहीं होता। बुशरा बीबी से जो भी चीज होती होगी उसकी गलती को भी वो किसी न किसी तरीके से प्लस में डाल देते होंगे, जो इमरान खान साहब को मिजाज है जो या मिजाज जार है, और फिर और जो कुछ नहीं होता होगा उसको भी वो जो है किसी के खिलाफ है तो उसी हर चीज को डिस्कस करते हैं। नाम अलीमा बीबी के पास इख्तियारात हैं ना, कभी इमरान खान साहब इख्तियारात देंगे, ये भी आप नोट कर लें। और ये जितनी है कि थोड़ी बहुत जो सहूलतकारी है या जैसे आजकल के हालात हैं, तो आजकल के हालात में तो जो बंदा भी जो रोल अदा करना चाहेगा इमरान उसको कह के सब बिस्मिल्लाह। पार्टी ने तो अलीमा खान के बारे में कई दफा सख्त रोल भी अदा किया, कई दफा ये कहा नहीं जी वो जज्बाती है उनको लिहाज किया जाए। अलबत्ता कोई सलमान अकरम राजा साहब है वो फैमिली के बारे में कभी अच्छी बात कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी को कंट्रोल करें। पार्टी भी कई दफा कह चुकी है, बरमला इजहार कर चुकी है, अलीमा बीबी भी कई दफा इसका कह चुके हैं कि बल्कि जो कल का स्टेटमेंट क्या है कि जो हिस्सा नहीं लेगा, खान साहब ने कहा मैं बाहर आके उसको पार्टी से निकाल दूंगा।
और वो बंदे जो है वो बेशक पार्टी छोड़ जाए। इसका मतलब ये है कि वो कोई पार्टी में खराब इन बातों को अगर हैं भी सही तो पब्लिक में करने की नहीं होती। पार्टी में कोई 2 लामतनाई लीडरशिप नहीं है, 2 दर्जन होंगे, 200 होंगे, 250 होंगे। आपका क्या ख्याल है, फ्रस्ट्रेशन है? ये व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जा सकता है कि खान साहब ने आपके बारे में ये कहा है। अब उनको पब्लिक में नशर करना मुराद है, ये पता चलता है कि उनकी रसाई नहीं है पार्टी तक। यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सर, ये अभी हमने देखा कि शाहमद कुरैशी साहब और दीगर 3 लोगों ने लेटर लिखा, एक दिन की खबर बनी, फिर वो चुप हो गई, खामोशी हो गई, जिसमें उन्होंने उमर सरफराज चीमा साहब थे, डॉक्टर ये राशिद यास्मीन साहबा थी, फिर उसका इजाज़ चौधरी साहब थे, शाहमद कुरैशी साहब थे। उनका वहाँ से एक लेटर आया उधर से लाहौर जेल से। उसको आप कैसे देखते हैं कि एक दिन गुफ्तगू हुई, फिर इमरान खान साहब ने उसको डिसमिस कर दिया, अलीमा खान साहब ने भी कह दिया, किसी ने उस खत को सीरियस नहीं लिया। हालांकि शाहमद कुरैशी साहब बड़ा कदावर शख्सियत है, बाकी 3 लोग भी उनके साथ वो 1.5-2 साल से जेल में हैं। क्या वजह बनी है कि इमरान खान साहब उसको एंडोर्स नहीं कर सके, ना उन पार्टी ने किया है, ना उनको किसी ने सीरियस लिया है? देखिए जी, बात यह थी कि पार्टी ने तो जब पहला खत पहुंचा पार्टी के पास, इमरान खान साहब के पास तो आया ही नहीं है, तो पार्टी के पास पहुंचा, पार्टी ने उसको सीरियसली लिया है और पार्टी के अंदर इसको डिस्कस किया गया। आपकी नजर से खबर गुजरी होगी, पार्टी ने उसको अडॉप्ट किया है और पार्टी ने इसकी तायीद की है। और कल गौहर अली खान जब मिले होंगे तो उन्हें बताया होगा कि पार्टी का यही रवैया है। बल्कि मुझे तो यहाँ तक अंदाजा है कि जी वहाँ पे ये भी बताया गया होगा कि खान साहब आपके जो बयानात हैं वो हमारी की कराई मेहनत पे पानी फेर देते हैं। कभी आप किसी को बादशाह कह देते हैं, कभी किसी को आप यजीद कह देते हैं, कभी किसी को फिरौन कह देते हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं साहब, इतनी जुर्रत है किसी में कि इमरान खान साहब को कह सकें कि आपके बयानात गलत हैं, आप गलत बात कहते हैं, आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, मकबूल है कि इमरान खान साहब जो है ना इस वक्त वो इमरान खान नहीं है कि जो जवान बाग में बैठे हो और पूरी पार्टी के उनके जो है इशारे आबरू पे नाच रही हो। इस वक्त वो किसी के रहमो करम पे है, वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। वो एक पार्टी जो है उनको ये जो मुयस्सर है उसको, उसकी जो पार्टी जो उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग उनकी अपनी है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वो उनको कंड्यूट करती है ये लीडरशिप जो बाहर बैठे हैं। और कोई तरीका है नहीं ना, बताएं। एक तरीका उन्होंने खुद आजमाया कि जी बुश बीबी इजाफा करके आएंगी, तो क्या नतीजा निकला? चलो को और कह दे कि जी इजाफा मेरी बहनें करेंगी या मेरे बेटे आगे करेंगे, वो भी करके देख लें। आप ये सारी बातें अलग से डिस्कस कर लेंगे तो मैं आपको अच्छा आज उसी पे आ जाते हैं सर, उसी पे आ जाते हैं, बेटों पे आ जाते हैं कासिम और सलमान के। आपको क्या लगता है कि इमरान खान खुद इस तरह की पाकिस्तान जैसी वायलेंट, एक डल्टी, अब्यूजिव, मर्ड स्लैंगिंग, मतलब कीचड़ भरी हम सब देख चुके हैं, ज़ातियात से शुरू होकर ज़ातियात पे ख़त्म होते, कोई मतलब है रियायत किसी के साथ नहीं की जाती, ना खान साहब के साथ किसी ने की थी और ना खान साहब ने उनका अपने मुखालफों के साथ की है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी हमने देखा, जमैमा भी पहले होकर गई और बहुत सारी चीज़ें फैमिली रिलेटेड, मरियम नवाज साहबा भी बहुत सारा PTI जो है वो बातें करती रही है। इन हालात में जब जमैमा खुद छोड़ के चली गई थी यहाँ से, खान साहब अपनी किताब में लिखा मई पाकिस्तान में कि मेरे डिवोर्स होने की वन ऑफ द मेजर रीज़न थी कि उन पे और उनके सास पे ये नवाज लीग वाले बड़े डल्टी हमले करते थे। तो डू यू थिंक कि इमरान खान साहब इन तमाम चीज़ों को जानते बूझते या जमैमा ये पाकिस्तान के बैकग्राउंड को जानते हुए रही है यहाँ पे, अपने दोनों बेटों को वो भेजेंगी या खान साहब उनको बुलाएंगे कि आप आएँ और इसका हिस्सा बने यहाँ पर? पहली बात तो है कि मेरे ख्याल गलत बयानी करते हैं, ये भी कभी मेरे ख्याल अल्लाह ताला करे कि कोई इसके चीज क्लियर हो जाए। तो जमायमा नवाज शरीफ साहब के वक्त में नहीं गई थी। अब देखो इमरान खान साहब को यही तो सहूलत है कि वो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं और लोग उसको कुछ चेक करने वाला है ही नहीं। और खलासा साहब जैसे जय्यद दानिश्वर जो है वो ये देखती नहीं कि जमायमा कब पाकिस्तान से गई थी, मुशर्रफ साहब के टाइम पे गई थी, मतलब वो 2001 तक 2002 तक तो पाकिस्तान में थी जमैमा। नहीं सर, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूँ सर माजरत के साथ। जमैमा साहबा पे और उनके सास पे उन्होंने ये कस्टम्स एक्ट के तहत नवाज शरीफ साहब का वजीर, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात और कर रहा हूँ, उसमें से पाकिस्तान से तो नहीं गई ना। हाँ नहीं, डिवोर्स, हम डिवोर्स की बात कर रहे हो। खान साहब ने कहा था कि मेन रीजन ये लोग थे, ये स्कैंडल आते थे। नवाज शरीफ की हुकूमत 98 के अंदर खत्म हो गई, 99 सर, 99 में डिवोर्स हो रही 2005 में।
मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं। एक तो आप भी खैर आपका कसूर नहीं है। नहीं सर, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं सॉरी सर, वो ये कहते हैं लंबे के लोग जो है लंबे वाले लोग जो होते हैं उनके उनसे बात जो है ना कई दफा जो है ये हो जाता है। नहीं सर, वो ये कहते हैं थोड़ा सा एक प्रॉपर अपने व्यूअर्स के लिए कंटेक्स्ट इसका दे दें। अपनी किताब में ये लिखते हैं कि जमैमा को टारगेट किया गया था उसके बैकग्राउंड की वजह से, मेरी वजह से, और उसके लिए यहाँ रहना, इतने स्कैंडल स्टोरीज और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कहना चाह रहा टीवी पे, जिसकी वजह से इतने डिफरेंसेस पैदा हुआ है कि अल्टीमेटली उनका यहाँ पर रहना एक दूसरे का मुश्किल हो गया था। ही इज ब्लेम्ड, आप और मैं नहीं ब्लेम कर रहे, वो ब्लेम कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब की किताब में। मैंने आपके सामने कहा है, मैंने जब कहा कि इमरान खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं कि जमायमा इसे डाइवोर्स उनकी 2004-2005 में हुई है। जमायमा 2002 के अंदर लंदन गई है मुशर्रफ साहब के अच्छे दौर में, जब इमरान खान साहब मुशर्रफ के साथ बहुत उनके अच्छे शीरो शक्ल थे, और उस वक्त इमरान खान साहब जो है ईसा के घर में रहते थे। मैं ये बात ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें इमरान खान साहब तो बड़े मैच्योर आदमी हैं, ग्रोन अप हैं, तो हाई स्कूल वो नहीं है कि वो छोड़ने के काम करें। उनको इसमें क्या हर्ज है कि अब जब आप फैक्ट्स मिलाएंगे, टाइमलाइन मिलाएंगे, अब मैंने आपके सामने टाइमलाइन रख दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग ने ज्यादती नहीं की या उन्होंने इल्जाम नहीं लगाए या उनके ऊपर केसेस नहीं हुए कि वो जो टाइल जो थी उन्होंने कहा जी लोग वो थी कस्टम के अंदर से वो ईरान से आती है टाइल लोकल आती है, वो अपने लेके जा रही थी तो उन्होंने कहा जी ये स्मगल करके लेके जा रही, कभी स्मगल करके बता जहाँ से बुक कराते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसका ताल्लुक जो है जब वो ये कहते हैं कि मेरी डाइवोर्स जो आप कह रहे हैं मैरिज मुझे जेल में नहीं आ रहा, लेकिन आप उन्होंने कहा इतने इल्जामात लगाए। सर मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जनाब के उसके बैकग्राउंड पे जो उसका बैकग्राउंड है जमैमा का और उन पे जो खान साहब पे स्कैंडल है उससे इख्तलाफात पैदा होते गए क्या 2004 तक इतने हो गए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। अब समझे कि भाई इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर चले कासिम और सलमान पे आ जाए सर, चले आगे चलते हैं थोड़ा सा, उनका कैसे देख रहे हैं? अब आ जाए जी। मेरा अपना ख्याल है कि जो बच्चे हैं ना उनके कासिम, देखो इस वक्त तहरीक इंसाफ का क्राइसिस है। वो क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जो बाकी लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है, और ये जीरो तो सोशल मीडिया ने की है, ये जीरो उनकी बहनों ने की है अपनी पार्टी कैडर की, ये मेरे और आप जैसे लोगों ने किया है, क्योंकि हमने सब शुरू से बात रखे हैं। मैं रखता रहा हूँ कि ये लीडरशिप कंप्लायंट है, कंप्रोमाइज्ड है, मैं तो अपना कह रहा हूँ। और ये वो चीज़ है जो ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है किसी तरीके से इस तरह के माहौल में, ठीक है जी। तो वो जब आप इस तरह की जो सूरत हाल है उसके अंदर जब जो जिसको कहना चाहिए कि कोई नया काम करते हैं, गुस्सा बीबी ने क्यादत की तो मेरा ख्याल था कि ये थोड़ा नया तरीका लगेगा, लेकिन वो बेसर हाँ कासिम और सुलेमान जो है, पहली बात यह है कि अगर लेटर स्पिरिट में वो आ जाए तो मेरा ख्याल है फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि फिर तरीक इंसाफ का वर्कर देगा, फिर जोशो खरोश से निकलेगा। लेकिन वर्कर जब इमरान खान साहब के अपने क़यादत में पूरी तरह नहीं निकल सका तो और वो नाकाम हुआ है, तो मैं समझता हूँ बहुत तीर मार लिया तो 5,000 की बजाय 15,000 बंदे निकल आएंगे, 20,000। क्या ये काफी है किसी जो ऐसी हुकूमत जो जिनका किला मजबूत है, ये एक एस्टेब्लिशमेंट है जिनका किला मजबूत है, ठीक है जी, जो वहां पे जिनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, तो वो उस हुकूमत को आप 15, 20,000, 25,000 हाँ आप लेके आए तो 4 लाख बंदा लेके आए जो आके बैठ जाए, और फिर ऐसा हो कि पता चले कि ये पूरी जगह से इंसान हो तो फर्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कासिम और सलमान मेरे ख्याल में नाउ फेयरनेस शायद ये भी गीदड़ भक्ति हो, गीदड़ भक्ति है तो बहुत ज्यादती है कि आपने उनका करके अपनी तरफ से फिर उनके ज़हन में ये होगा कि जब हम कासिम और सलमान ने चूंकि एक इंटरव्यू दिया है और उसको हिट्स हो गई है, तो हमारे यहाँ हिट्स ने बड़ा कमाल किया हुआ है। कई क्लासा साहब की 5 मिलियन हिट्स है। अब रऊफ क्लासा साहब पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त भी चाहे तो बहुत बड़ी पार्टी बना सकते हैं। हिट्स हो गई, हिट्स हो गई। अब मुझे नहीं पता, मैं तो कभी हिट्स का मुझे पता नहीं होता कि क्या हिट्स होती हैं, कि आपने यूट्यूब के प्रोग्राम किया और 5 मिलियन लोगों ने देख लिया। अब क्राइसिस ये है कि यहाँ इससे आप सियासी जो हिकमत अमली बनाए सर, आप सर जी लास्ट क्वेश्चन मैं उसे समाप्त कर जी जी
तो मेरा ख्याल है कि अव्वल तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये गर्मी और ये हॉस्टाइल वेदर जो है तहरीक इंसाफ के अपने जो पाकिस्तान के वर्कर्स हैं उनके लिए भी नामुनासिब है तो मूवमेंट लाए। फिर आ भी जाए तो दो वाक़यात हो सकते हैं, या उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा या उनको कहा जाएगा कि लाओ फिर आप जुलूस निकालें, और जुलूस में जो बंदे हैं इनको जैसी जुलूस जो है ज़ाहिर लॉफुल जुलूस हुकूमत को नहीं तंग करता, और जो जगह वो मार्क करेंगे कि आप आ जाएं जी, अगर इस्लामाबाद आते हैं तो G9 में आ जाए, H9 में आ जाए, अगर वहाँ पे आप नहीं करते तो इनको उठा के अगर इनको कोई ज़्यादा गड़बड़ की तो उसी तरह करेंगे, इनको सेफ कस्टडी में लेके ब्रिटिश एम्बेसी में दे देंगे, ये एयरपोर्ट में उठा के अगली फ्लाइट भेज देंगे। रिपोर्ट करना हमारी हुकूमत के लिए क्या काम है, तो कोई उससे वो तूफान नहीं आ जाना। मेरा ख्याल है कि ये कार्ड इस्तेमाल हो सकता था अगर मैं इमरान खान साहब के साथ होता, तो फिर कभी 2 4 6 महीने साल 2 साल बाद तरीके से वो आ जाते, उसको बताया नहीं करते फिर ऐसे कार्ड को, क्या वो आपने बता दिया और पहले डिस्कशन में आ चुके, हर एक ने तैयारी कर ली कि अच्छा आ जाए, अब 6000 तरीके, अगर ये पता चले को बाप वाले तो मिलने आए हैं जेल में, 2 किलो आने देंगे और ठहर जाए, और उसके बाद एकदम अनाउंस करेंगे वो तो अब जलसा जुलूस करके जाएंगे, इससे वो बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी दानिशमंदी के साथ, हिकमत अमली के साथ कारोबार किया जाता, तो एक चांस था। बहुत शुक्रिया न्याय साहब, आपने बड़ा तफसील से, न्याय साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा तफसील से इस बड़े अहम और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज पे अपने व्यूज़ शेयर किए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आज या कमेटी का इजलास था, दाखिला कमेटी का। सर आप भी मेंबर हैं, बड़े एक्टिव, बल्कि पीपल्स पार्टी के 3-4 बड़े आप लोग जो हैं बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेट करते हैं। मैं भी मौजूद था कमेटी इजलास का, बड़ा धुआंधार किस्म की प्रोसीडिंग हुई। ज़रा बताएंगे कि आज आप वहाँ से वॉकआउट करके क्यों चले गए सर कमेटी इजलास से, क्या हुआ था ऐसा सर? देखिए जी, आज जैसे ही मीटिंग शुरू हुआ तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं चौधरी तलाल का रवैया, और वो हर बात पर जो है जिस तरीके से हमें बात करने भी नहीं दे रहे थे, और मजाकन जो है यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप लोगों को समझा दूं, तो वो एक किस्म की धमकी हमें इस तरीका, इसी तरह जिस तरह पीटीआई के जो हमारे मेंबर थी, फीमेल मेंबर सरताज गुल साहिबा, उनके साथ भी इसी तरह का रवैया, इस तरीके के हमारी MNA शाजिया मरी है, उनके साथ भी यही रवैया कि अगर आप प्रिविलेज में मोशन पेश करेंगे आई विल फेस इट। मतलब ये क्या कोई मुकाबला, कुश्ती का तो मुकाबला नहीं है कि आप इस तरह ऑफर कर रहे हैं आई विल फेस इट। असल में बात यह जो हमने फील किया पिछले 3-4 दिनों में कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो हमारे खिलाफ एक शोशा छोड़ा जा रहा है 27 अमेंडमेंट के हवाले से, या जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने बातें की हैं 3 दिन पहले कि जी हमारे पास अब सादा अक्सरियत आ गया है लेकिन हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे, इस तरह उन्होंने बात की जिस तरह वो एहसान जता रहे हमारे ऊपर। हालांकि वो ये भूल गए कि हमने ये हुकूमत बना के दी है, हमारे 70+ वोट ने उनको ये हुकूमत बना के दी है। अगर आज इनके पास सादा अक्सरियत है, जिस तरह मिली है, इनको ये सबको पता है कि मेहरबानी हुई है, इनके ऊपर करम हुआ है, तो करम नवाजिश से जिस तरह उनको ये सीटें मिली हैं उस पर वो सादा अक्सरियत के लिए इतना गुरूर दिखा रहे हैं, तो ये सादा अक्सरियत कभी भी जो है ना दोबारा छिन सकता है इनसे। तो इस तरह की बातें इनकी मिनिस्टर ना करें तो बेहतर है। तलाल चौधरी एक जूनियर मिनिस्टर है, लेकिन हमें ज्यादा दुख हुआ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट पे जो 3 दिन पहले उन्होंने दिया था, इसलिए मैंने ये जी आपकी बातों से लग रहा है कि आप या पीपल्स पार्टी, आप सीनियर रहनुमा है, कई दफ़ा पार्लियामेंट में आ चुके हैं, मैनी ईयर्स से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपकी बातों से मुझे जो थोड़ा सा फील हो रहा है कि आपकी पार्टी, आप लोग, यू आर फीलिंग अ बिट बिट्रेड एंड चीटेड, कि जब ज़रूरत थी तो गले लगा लिया, अब 15, 20, 30 सीटें उनको मिल गई हैं तो अब वो इस तरह की सख्त बातें करने पे आ गए हैं जैसे आपकी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कोई आप लोगों पे एहसान किया हुआ है, साथ रखा हुआ है उनको, मतलब ये इस तरह की फीलिंग है कि आप लोगों के साथ कोई धोखा हुआ है, बिट्रेल हुई है कोई? नहीं, धोखा बिट्रेल में नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कुछ वादे किए थे 26 अमेंडमेंट के वक्त भी, वो भी पूरे नहीं हुए हैं,
इसी तरीके से बजट के अंदर भी कुछ कमिटमेंट की थी, वो भी उस पर भी ये पूरा नहीं उतरे हैं। बिल्कुल हमारे इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि स्मूथ सेलिंग है, लेकिन ये कि लीडरशिप और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वो सब ये चीजें नोट कर रही है और देख भी रही है और फील भी कर रही है। और पिछले दिनों जो एक रूमर फैला दिया गया कि 27th अमेंडमेंट आ रहा है, तो हमने तो साफ कहा है कि जी हम तो वो पीपल्स पार्टी सिर्फ ये नहीं कि असेंबली में बैठकर आप लोगों को सपोर्ट करके बिलें पास कराए। हमारी लीडरशिप ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान का केस लड़ा है पूरी दुनिया में जाकर, तब जाकर जो इंडिया बैकफुट पर आ गया है और इस वक्त पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस भी मिल रहा है। तो ये हमें मतलब छेड़ने की कोशिश ना करे तो बेहतर है उनके लिए, क्योंकि 2022 में भी जो हुकूमत गिरी थी, पिछली हुकूमत पीटीआई की, तो उसमें इनका इतना बड़ा रोल नहीं था। ये मेन रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और 26 अमेंडमेंट में भी पास करवाने में पीपल्स पार्टी का रोल था। और अभी अगर इनके पास साझा अक्सरियत किस तरीके से आ गई है, ये इस पर अगर रोक हमारे ऊपर जाते हैं या इस तरह की बातें स्टेटमेंट करते हैं तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। सर वो आपने जैसे गिला किया, शिकवा पॉलिटिक्स में चलता रहता है, सारे इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन वहाँ से भी तो वो ये कहेंगे या कहते हैं कि अगर आप लोगों ने उनको वज़ीर आज़म का वोट दिया, उनकी हुकूमत बनवाई, तो बदले में उन्होंने भी आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट दी, उन्होंने चेयरमैन सेनेट की दी, उन्होंने 2 गवर्नर्स आपको दिए, तो वो भी तो ये कहते हैं कि जनाब कि हमने आपको इस वोट के बदले, सपोर्ट के बदले हमने भी आपको कोई ना कोई ओहदे, कोई ना कोई कीमत अदा की है। देखिए बात यह है कि उनको पता है कि हमारे बगैर वो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते थे। आज वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी का एक भी मेंबर नहीं है और पीपल्स पार्टी जाना भी नहीं चाहती है। लेकिन ये कि जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई हो रही है, जिस तरीके से आवाम परेशान है, अभी मेरे हल्के में आप देखें कि 27 लोग जो है वो जो है मलबे तले आए हैं, बिल्डिंग गिरी है। इसी तरीके से हम खुद अपने हल्के के अंदर, हमारे सिंध के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। हमें वफाकी बजट में जो कमिटमेंट की गई थी, यानी मैं छोटी सी एक मिसाल दे दूं कि 400 अरब का प्रोजेक्ट है शक्कर और हैदराबाद मोटरवे, उसके लिए हमें लॉलीपॉप देकर जो है 15 अरब दे दिया। इसी तरह और चीजों में तो हम समझते हैं कि ये हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और पीपल्स पार्टी को जिस तरह फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इनको सीरियस लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है अपने मिनिस्टरों के स्टेटमेंट का नोटिस लेना चाहिए। हम अलग नहीं होना चाहते हुकूमत से, हम लड़ना भी नहीं चाहते इनसे, लेकिन हमारा काम है कि हम इनको समझाएं कि कपूर साहब अगर वो नहीं समझते और आपने कहा कि हम अलहदा भी नहीं होना चाहते, लड़ना भी नहीं चाहते, अगर उन्हें ये पहले से किसी को भी पता हो कि ये लड़ना नहीं चाहता, मुझसे अलहदा नहीं होना चाहता, तो फिर वो कैसे आपकी बात मानेगा? पाकिस्तान में तो आपको लड़ना भी पड़ता है, थोड़ा सा अलहदा भी होना पड़ता है, फिर ही कोई बात सुननी और समझी जाती है। आप तो पहले से कहते हैं हम तो लड़ते भी नहीं, अलहदा भी नहीं हो, तो हमारी बात मान लें, तो मान लेंगे? आपका ख्याल है? राउत साहब हम शुरुआत नहीं करना चाह रहे ना। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे हैं। अगर वो चाहते हैं और वो समझते हैं कि खैराती MNS के साथ वो सादा अक्सरियत उनको मिल गई है, तो 2/3 मेजोरिटी हमारे वजह से थी। तो ये मत भूलें कि पीपल्स पार्टी के 74 MNS है और अगर पीपल्स पार्टी चाहेगी तो ये 74 140 भी हो सकते हैं। अच्छा, वो ये समझते हैं सर, जो उनसे बातचीत होती रहे, वो कहते हैं ना आपकी ये हमारे साथ जो मिले हैं तो पीछे से एस्टेब्लिशमेंट ने ही इनको मिलवाया है, वही इनको फिर काल को लेकर भी आए कि 26वीं तरमीम पे भी वही राजी करेंगे, 27वीं तरमीम का बता रहे हैं वो राजी करेंगे। उन्होंने कहा जनाब वो जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने, हमारा तो लेना देना नहीं है, रहना चाहते हैं रहें, नहीं रहना चाहता ना रहें, एस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा रखा हुआ है, उन्हीं की वजह से हमारे साथ हैं, इसलिए कहीं नहीं जा सकते। बजट में वोट डालते हैं और आप बता रहे हैं कि आपके साथ वादे वईद किए, वो भी पूरे नहीं किए, वो कहते हैं कहीं ये जा ही नहीं सकते, ये बधे हुए हमारे साथ। ये तो राव ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, लेकिन ये कहे आके जैसे आज मैंने स्टेटमेंट दिया, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, ये भी खुल के बात करे ना। ये खुल के बात करेंगे तो हम इनको ऐसा जवाब देंगे कि इनको याद आ जाएगा। मतलब है इससे लगता ये है कि वो पार्टी, वो जब मुश्किल में थे, उनका वोट चाहिए था आप लोगों का, तो वो बड़े अच्छे थे आप लोग, अब काम निकल गया है, उनको वहाँ सीटें दे दी गई हैं, उनको मखसूस सीटें हो गई हैं, तो अब उसके बाद तू कौन मैं कौन। और जो सियासतदानों के बारे में कहा जाता है कि आपको मतलब जो अच्छा सियासतदान वही है या पार्टी जो दूसरे को इस्तेमाल कर ले, तो आपका मतलब है आपको उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और अपना काम निकाल के साइड पे हो गए नवाज लीग वाले।
मुझे ये फीलिंग है कि इनके अंदर गुरूर आ गया और ये इनके पास जैसी साझा अक्सरियत इनको मिला है तो इनका रवैया तब्दील हो गया। ये मुझे इस चीज का एहसास है और मुझे ये भी पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ कौन सा शख्स जो है, कौन सा मिनिस्टर जो है किस तरह के रूमर्स फैला रहा है जो कि पिछले दिनों चले मीडिया में चले हैं। तो ये इनकी तरफ से हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इन्वॉल्व है। प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं चाहते कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। कौन से रूमर जो सदर जरदारी साहब को हटाने वाली बात थी कि उनकी जगह फील्ड मार्शल जो हैं वो वर्दी पहनने के, उन रूमर्स की बात कर रहे हैं जो कोई और रूमर्स हैं सर? और एक दो और रूमर्स है, ये भी रूमर्स है, लेकिन देख ये हमारे लिए तो रूमर ही है। हमें देखे प्रेसिडेंट जरदारी को ये हटाने को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं और ना ऐसी कोई बात है जो मेरे नॉलेज में नहीं आया। ऐसी बात है जो कि इन्होंने भी डिनाई करते आ रहे हैं। लेकिन मुझे मुस्लिम लीगियों के ऊपर भरोसा नहीं है। ये कहते कुछ है करते कुछ है। चलें सर, आपने बड़े अहम बातें की हैं। थैंक यू वेरी मच गबोल साहब। आपने आज भी कमेटी में भी यू वर ऑन फायर और अभी भी आपने बड़ी खुलकर बातें की। थैंक यू वेरी मच सर। आइंदा आपसे हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।